जय हिंद दोस्तों। आज हम गणित की एक ऐसी शाखा के बारे में समझेंगे जो प्राचीन काल से यह हमारे दिनचर्या में शामिल है। दोस्तों, जिसका हेडिंग आप देख पा रहे हैं, ज्यामिति, यानी ज्यामिति अंग्रेजी में इन्हें जियोमेट्री के नाम से जाना जाता है। जियोमेट्री यानी रेखा गणित। दोस्तों, सबसे पहले ज्यामिति की इतिहास अगर देखें तो सबसे पहले दो विद्वान का नाम आता है इसमें, जो यूक्लिड और पाइथागोरस, दो ऐसे यूनानी गणितज्ञ थे जिन्होंने यह सिद्धांत को प्रतिपादन किया। तो दोस्तों, ज्यामिति के बारे में अगर कहा जाए कि ज्यामिति के जनक कौन है, तो ज्यामिति के जनक यूक्लिड हैं। ज्यामिति के पिता कौन है, तो यूक्लिड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज्यामिति में अगर आपको यानी रेखा गणित में कुछ भी ना आता हो, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज ना हो, तो आज अगर इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तो आप लास्ट में जरूर कुछ न कुछ पाएंगे और आपको ये पता होगा कि ज्यामिति क्या चीज है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि ज्यामिति कहते किसे हैं, ज्यामिति की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, गणित की वह शाखा जो बिंदुओं, रेखाओं, तलों, आकृतियों और ठोस वस्तुओं के आकार, माप, सापेक्ष स्थिति और गुणों का अध्ययन करती है। कहने का मतलब है कि इसमें जितनी भी आकृतियां होती है गणित में, वो आकृति संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों, इसमें देखेंगे कि इस ज्यामिति की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राचीन काल में इसे भूमि को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और भूमि को मापने के लिए वैसे चीजों की आवश्यकता हुई जो कि हमें एक निश्चित और पुख्ता सबूत के साथ यह सर्वव्यापी माप दे सके। तो इन विद्वानों ने हमें इस सिद्धांत को दिया। आज भी दोस्तों, अगर हम ज्यामिति को देखें तो भूमि को मापने के लिए अगर हमारी जमीन त्रिभुजाकार हो, वर्गाकार हो, आयताकार हो या गोलाकार हो, तो उसे मापने के लिए हमें ज्यामिति की आवश्यकता होती है, और ज्यामिति के माध्यम से हम किसी भी भूभाग को नापते हैं। जैसा कि अंग्रेजी में जियोमेट्री यानी ज्योमेट्री, ऐसे दो ग्रीक शब्द हैं जिसका अर्थ होता है, जियो का मतलब होता है जमीन, और मेट्रोन से मापी, यानी मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। तो भूमि को मापना यानी जमीन को मापना ही ज्योमेट्री कहलाता है। आई होप कि आपको ज्यामिति की परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आया हो। आगे चलते हैं, इसके मुख्य अवधारणा कौन कौन से हैं। तो मुख्य अवधारणा है बिंदु, रेखा, समतल, कोण और आकृतियां। दोस्तों, यहां पे आकृतियां अगर देखें तो आकृतियां दो टाइप की बनती हुई दिखाई देती हैं। एक है 2D, जो अंग्रेजी हिंदी में द्विआयामी कहते हैं, और दूसरा है 3D, जो त्रिआयामी कहलाता है। दोस्तों, 2D में कौन कौन से शामिल होंगे, तो 2D में त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, ये जो है समतल ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं, प्लेन ज्योमेट्री। और त्रिआयामी में घन, घनाभ, शंकु, ये ठोस ज्यामिति यानी सॉलिड ज्योमेट्री के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ज्यामिति के प्रकार कितने हैं। तो देखते हैं कि मुख्य रूप से ज्यामिति के 3 प्रकार होते हैं। एक समतल ज्यामिति जो 2D वस्तुओं को प्रदर्शित करता है, दूसरा ठोस ज्यामिति जो 3D वस्तुओं को प्रदर्शित करता है,
अब 2D में हम जानते हैं कि 2D में त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त इस प्रकार के चीजों को शामिल किया गया है, और 3D में घन, घना, शंकु। अब एक तीसरा जो प्रकार है वो है निर्देशांक, जो बिंदु और आकृतियों को संख्यात्मक निर्देशांकों में दर्शाता है। अब निर्देशांक का मतलब होता है कि जैसे संख्या रेखा पर हम अगर 4 और -6 को निरूपित करना है तो किस प्रकार से करेंगे। तो अगर 2 और -7 की दूरी, 2 और -7 के बीच की दूरी को अगर प्रदर्शित करना है तो उसे हम निर्देशांक में तोलेंगे। तो इस प्रकार से हम ज्यामिति के प्रकार को देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ज्यामिति में हमें मुख्य रूप से क्या चीज पढ़ना है और कंपटीशन में कहां से हमें पूछता है उसके बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो हमें ज्यामिति में मुख्य रूप से कौन कौन से भाग को पढ़ना है और कंपटीशन में जो पूछा जाता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं पहले। तो देखिए, फर्स्ट में हम जानकारी लेंगे लाइन एंड एंगल, यानी रेखा और कोण के बारे में। दूसरा है ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के बारे में जानकारी लेंगे। तीसरा है क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज के बारे में। चौथा है सर्कल, यानी वृत्त। और पांचवा है पॉलीगॉन, यानी बहुभुज के बारे में। तो आइए बारी बारी से इसके बारे में समझते हैं, और बारी बारी से मैं सारा चीज को ऐसा निचोड़ लाऊंगा कि आपको अच्छी तरह से नॉलेज प्राप्त होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लाइन एंड एंगल को। दोस्तों, लाइन एंड एंगल यानी रेखा और कोण के बारे में समझने से पहले हम ये समझेंगे कि लाइन यानी रेखा, रेखा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा किसे कहते हैं। रेखा को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि पॉइंट यानी कोई भी ज्यामिति में शुरुआत अगर होती है आकृति की तो वो होती है बिंदु। तो रेखा को समझने से पहले हम बिंदु के बारे में समझेंगे। बिंदु क्या है? तो एक पेन से या एक पेंसिल से बस इस प्रकार का डॉट का जो प्रिंट मैंने दे दिया, यानी इस प्रकार का जो पॉइंट दिया, ये क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। लेकिन इसे गणितीय भाषा में परिभाषित करें तो क्या बोलेंगे? तो देखिए, ऐसी आकृति जिसकी न मोटाई हो, न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, वैसी आकृति बिंदु कहलाती है। यानी एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, जिसकी त्रिज्या नहीं के बराबर हो, नहीं हो, तो जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? तो एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, उसे हम बिंदु कहेंगे। दोस्तों, एक बिंदु जहां हम इस प्रकार से एक डॉट दे दिए, अगर इसी में और बिंदु को बढ़ाते जाएं, इस प्रकार से ऐसे बढ़ाते जाए बिंदु, तो एक प्रकार का ये बिंदु करते करते एक रेखा का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक पूरे बिंदु को मिला दिया जाता है तो एक रेखा बन जाती है, और यही रेखा कहलाती है। और इसे हम सीधी सी भाषा में अगर कहें तो एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से खींची जाए और जिसकी अनंत बिंदु तक जाए। यानी एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है, तो इसको खींच करके हम लास्ट अनंत तक खींच सकते हैं, और इसको भी इधर के तरफ, मतलब दोनों दिशाओं में अनंत तक खींच सकते हैं। इसको हम रेखा कहेंगे। अब दोस्तों, अगर इसी अनंत बिंदु जिसे हम रेखा कहते हैं, इसको दो पार्ट में अगर हम बदल देते हैं, यानी निश्चित दूरी में तोड़ देते हैं, तो उसको हम रेखाखंड कहेंगे। देखिए, अगर यहाँ बिंदु ए और बिंदु बी अगर हम लेते हैं तो ए एक रेखा का ए और बी रेखाखंड कहलाएगा। यानी एक
अनिश्चित रेखाओं पर दो निश्चित बिंदु को प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। दोस्तों अब जो है हम इसी रेखा को कितने भागों में बांटते हैं उसके बारे में आगे देखेंगे। दोस्तों रेखा को और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। उससे पहले देखेंगे कि बिंदु के कितने भाग हैं। तो बिंदु के देखिए, एक होता है संरेख बिंदु और एक होता है असंरेख बिंदु, एक प्रतिच्छेद बिंदु भी होता है, जिसको अंग्रेजी में संरेख बिंदु को कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं और असंरेख को नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। देखिए हम समझते हैं पहले संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या है? संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट। दोस्तों अगर कहा जाए कि तीन ऐसे बिंदु जो एक ही तल पे स्थित हैं, यानी एक ही रेखा पे स्थित हैं, तो उसे कौन सा बिंदु कहेंगे? तो जैसे दोस्तों ए है, एक ए बिंदु है, एक ए बिंदु है, तो यानी तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही सीधी रेखा पे स्थित हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? संरेख बिंदु कहेंगे, क्योंकि ये जो है एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ते हैं और एक ही लाइन पे, एक ही दिशा पे गुजर रही है, तो इसे हम संरेख बिंदु कहेंगे। संरेख बिंदु किसे कहेंगे? यानी तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही दिशा की ओर गुजरती है, उसे हम संरेख बिंदु कहेंगे। अब जैसे बात है कि तीन ऐसे बिंदु जो असमान दिशा में है, यानी अलग अलग दिशा में है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम असंरेख बिंदु कहेंगे। जैसे सवाल में भी आएगा, जैसे पूछ देगा कि तीन ऐसे बिंदु जो एक ही दिशा में गुजर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, इस प्रकार का ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको सीधी सी बात है कि एक ही तल पर गुजर रहा है, उसको संरेख बिंदु कहेंगे। अब देखिए इसको अगर तीन बिंदु अलग अलग कर देते हैं, एक बिंदु यहां हो गया, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, और तीनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा कौन सी आकृति को बनाता है? तो देखिए एक त्रिभुज का निर्माण करता है, तो एक क्या हो जाएगा? असंरेख हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असंरेख, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट। सवाल में भी आएगा कि तीन ऐसे बिंदु जो अलग अलग दिशा में हैं, जो अलग अलग दिशा में स्थित हैं, और अगर तीनों बिंदुओं को हम आपस में मिलाते हैं तो कौन सी आकृति का निर्माण करेंगे इसमें से? और उस पॉइंट को, उस बिंदु को मिलाने के बाद उस बिंदु को क्या कहेंगे? तो बहुत सारे ऑप्शन में दिया रहेगा, संरेख, असंरेख, प्रतिच्छेद, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है कि तीन बिंदु को मिलाने में जो आकृति बनेगी वो त्रिभुज बनेगी, और बनाने वाला बिंदु वो आपस में क्या कहलाएंगे? असंरेख बिंदु कहलाएंगे, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब बात आती है प्रतिच्छेद बिंदु की। तो आगे देखिए प्रतिच्छेद बिंदु। अब देखिए प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु जो है, जब एक ही बिंदु से होकर के दो या दो से अधिक रेखाएं खींची जाती है, यानी ऐसी रेखाएं, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु को पार करते हुए खींची जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। इस बिंदु को क्या कहेंगे? तो प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। इसको हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। और ये देखिए यहां से जो भी रेखाएं खींची गई है, ये सारे के सारे एक ही बिंदु को टच करते हुए खींची गई है। अब ये बिंदु को तो हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे, इस बिंदु को क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। लेकिन इन रेखाओं को क्या बोलेंगे? ये रेखा जो है, इस रेखाओं को क्या बोलेंगे? तो ये रेखा जो है संगामी रेखा कहलाएंगे। क्या क्या कहलाएंगे? संगामी रेखा। संगामी रेखा। तो संगामी रेखा की परिभाषा क्या हो जाएगी? यानी ऐसी रेखा जो एक ही बिंदु से गुजरती है,
उसे हम संगामी रेखा कहते हैं। और ऐसे दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु को टच करते हुए छूते हुए गुजरती है उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब आइए संगामी रेखा के बारे में और आगे समझते हैं कि रेखा के कितने रूप हैं और कौन कौन से हैं। चलिए आइए अब रेखा को थोड़ा सा और विस्तार रूप से जानते हैं हम। तो रेखा ऐसे हम मुख्यतः 5 प्रकार के रेखा के बारे में हम बताएंगे। तो पहला है वक्र रेखा यानी कर्व लाइन, और दूसरा है सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, तीसरा संगामी रेखा कंकरेंट लाइन, और चौथा समांतर रेखा पैरेलल लाइन, पांचवा तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन। अब बारी बारी से समझते हैं कि वक्र रेखा किसे कहते हैं। तो वक्र रेखा उसे कहते हैं ऐसी रेखा जो अपने स्थान से विचलित होकर के चले, यानी यह देखिए वक्र रेखा इस प्रकार से जो है यहाँ से शुरू होगा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये जो है वक्र रेखा का निर्माण करता है। ठीक है, अगर आकृति में कहीं दिया जाए कि इस रेखा को देख करके पहचाने इसमें से कौन सी रेखा हो सकती है, तो आपको इस प्रकार का आकृति दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कि बताइए सरल रेखा है, वक्र रेखा है, संगामी रेखा है, समांतर रेखा है, कौन सी रेखा है। तो आप इन्हें तुरंत पहचान लेंगे कि ये जो है कर्व लाइन है यानी वक्र रेखा है। सरल रेखा तो स्ट्रेट लाइन है जो कि समान दूरी में एक ही दिशा में जो गुजरती है उसे सरल रेखा कहते हैं। अब है संगामी रेखा, जैसे कि पहले आपको बताया गया कि कंकरेंट लाइन यानी ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हो उसे संगामी रेखा कहते हैं, जो कि चित्र बना करके मैंने इस प्रकार से दिखा दिया था। ये सब क्या है, संगामी रेखा है। अब आते हैं दोस्त कि समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन और तिर्यक रेखा क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा और आगे बताएंगे, उससे पहले इसका संक्षेप जान लीजिए कि समांतर रेखा यानी दो समान रेखाएं जिसकी दूरी आपस में बराबर हो, यानी अगर A पॉइंट से B तक कोई रेखा है और P से Q तक अगर कोई रेखा है तो उसकी आपस की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। अगर यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर होगा, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने भी दूरी होगी उसकी दूरी समान होगी। इसी को समान अंतर यानी समांतर का मतलब होता है कि समान अंतर वाली दूरी रेखा, ऐसी रेखा जो जिसकी दूरी हर समय समान हो, समान अंतर का हो, उसे हम समांतर रेखा कहेंगे। अब तिर्यक रेखा के बारे में जैसे कि पहले बता दिया कि दो समांतर रेखा को एक बीच से तिरछी काटती हुई अगर रेखा गुजरती है तो उसे तिर्यक रेखा कहेंगे। अब बात आती है यहाँ पे समांतर रेखा। समांतर रेखा से हम थोड़ा सा शुरू करेंगे कि सवाल ज्यादातर समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच में छुपा हुआ है जो रेखा और कोण को प्रदर्शित करता है। तो रेखा के बारे में हम समझ चुके हैं, अभी कोण को कैसे समझेंगे। तो देखिए समांतर रेखा में कोण छुपा हुआ है, आगे देखिए। चलिए आइए दोस्तों, अब समांतर रेखा में जो कोण छुपे हुए हैं तो आगे देखिए किस प्रकार से कोण का निर्माण होता है और कैसे ये आपस में मिलते हैं। अब देखिए दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है जो समान अंतर की दूरी पर है, यानी समांतर रेखा किसे कहते हैं, जो आपस में बराबर होते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक बराबर दूरी में होते हैं, यानी ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, ये कभी नहीं मिलेंगे, पास रहते हुए भी नहीं मिल पाएंगे। बोलते हैं ना कि मिलकर पास रह करके भी दूरी, वो मिलन क्या है, जो पास रहते हुए भी दूरी बनाए हुए हैं तो मिलके भी न मिल पाए, ऐसी मुलाकातें कुछ दिनों की है बातें। तो देखिए दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा एक काटती है तो क्या क्या चीज इसमें गुण और सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। देखिए जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे कोण बनता है दोस्त, क्या बनता है, कोण बनता है। अब देखिए ये कोण जो है इस प्रकार से, यहाँ भी कोण बनेगा और यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा और इधर भी कोण बनेगा, ठीक है। अब देखिए इस कोण को हम नाम देते हैं। अब यही से जो है
कोण का शुरुआत होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान पूर्वक देखें। आज के बाद आपको जो पुरानी बातें जो सुने होंगे उस जो समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आज मैं एक गारंटी देता हूं कि जरूर कुछ न कुछ आपको समझ में आएगा और कंपटीशन के एग्जाम में आपको सहूलियत पैदा होगी। देखिए, इस कोण को हम नाम देते हैं। मान लीजिए यहाँ कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इस प्रकार नाम आप कहीं से भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 ऐसे दे रहे हैं, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी नाम दे सकते हैं। अब दोस्तों यहां देखने वाली बात यह है कि एक कोण जो है 2 समांतर रेखा है और इसको एक बीच में जो रेखा काट रही है, इसकी वजह से एक अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 समांतर रेखा के जो अंदर है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये जो 2 समांतर रेखा के जो अंदर में जो कोण है 4 और 4 कोण बाहर है, तो अंदर वाले कोण को हम अंतर कोण कहेंगे। ठीक है, समांतर रेखा 2 समांतर रेखा के अंदर जो 4 कोण हैं उन्हें हम अंतर कोण कहेंगे, और जो बाहर है, जो बाहर समांतर रेखा के जो बाहर है उसे हम बाह्य कोण कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? अंतर कोण। सॉरी, ये ऊपर में है तो बाह्य कोण हो गया, बाह्य कोण, और ये अंदर में है तो इसे हम क्या कहेंगे? अंतर कोण। अब दोस्त इसी में बहुत सारा खेला हुआ है। देखिए, कोण 3 और कोण 5 ये आपस में मिलना चाहते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, कोण 3 और कोण 5 आपस में मिलना चाहते हैं, लेकिन ये मिलने कौन नहीं देता है? तो एक ये रेखा, ये जो रेखा है इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये जो रेखा है इसकी वजह से कोण 3 और कोण 5 आपस में नहीं मिल पाते हैं। तो एक का अंतर जो हो रहा है यही क्या है? एकांतर कोण, यानी एक का अंतर एकांतर कोण। ठीक है, और अभी देखिए कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6 भी आपस में मिलना चाहते हैं, लेकिन ये एक का अंतर की वजह से ये नहीं मिलने देता है। तो ये जो है एकांतर कोण ये कहे जाएंगे। अभी देखिए, ये एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे देखिए, कोण 4 बराबर कोण 6, ये क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण की वजह से आप लोग पहले सुने होंगे कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब कोण 3 बराबर कोण 5 भी क्या है? बराबर है। किसकी वजह से? तो एकांतर की वजह से। ठीक है, अब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। और अब एकांतर कोण के साथ साथ आगे देखिए, अब बाह्य कोण में भी किस प्रकार से संबंध स्थापित हो रहा है और ये आपस में किस प्रकार से बराबर होंगे, और संगत कोण इसमें कौन कौन सा है इसके बारे में बता रहे हैं। थोड़ा इसको मिटा देता हूं। दोस्तों, अभी एकांतर कोण के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा कि कोण 3 बराबर कोण 5 है, कोण 4 बराबर कोण 6 है, लेकिन और जो कोण है वो क्या साबित करते हैं, तो यहां देखेंगे हम। कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6, ये दोनों हुआ एकांतर। लेकिन इसके अलावा जो है और जो कोण है, जैसे अब देखिए कोण 1 और कोण 2, कोण 5, कोण 6, कोण 8 और कोण 7। तो जैसे आप लोगों ने गांव घर में सुना है कि एक जैसा संगत होता है उसी के अनुसार से उसको भी आदमी उसी संगत के साथ जैसा संगत होता है उसी तरह से वो भी घुल मिल जाता है। यानी चोर चोर मौसरे भाई, या तो ऐसे भी होता है
कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है, बांस फांस मिश्री एक ही साथ विकात है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये लाइन के ऊपर जो है, इस लाइन के ऊपर क्या है, कोण एक है। क्या है? कोण एक। अब देखिए कोण एक वाला संगति इसमें से कौन है, तो ये लाइन के ऊपर कोण एक है, तो ठीक इसका कोण 5 जो है उसी की संगत के अनुसार है। ये बोल रहा है कि मैं लाइन के ऊपर हूं, तो ये भी बोल रहा है कि मैं भी लाइन के ऊपर हूं, तो कोण एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण 5। अब देखिए कोण 2 के ऊपर है, तो ये कोण 2 के ऊपर कोण क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कोण 4 बोल रहा है कि कोण 4 बोल रहा है कि मैं लाइन के नीचे हूं, तो एक 8 भी बोलेगा मैं भी कोण लाइन के नीचे हूं। कोण 8 भी क्या बोल रहा है, मैं लाइन के नीचे हूं। ठीक इसी तरह से कोण 3 लाइन के नीचे है, तो कोण 7 भी लाइन के नीचे है। अब इन लोगों में क्या चीज समानताएं हैं कि जो जहां पे स्थित है वैसे ठीक एक दूसरे के मतलब उसी के अनुरूप में दूसरा कोण भी स्थित हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, इसमें एक संगत उत्पन्न हो रहा है, यानी इसमें गुण समान हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, संगत गुण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संगत गुण। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो है एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, तो संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे कि एक दूसरे के दुगना होंगे कि तिगुना होंगे, इस प्रकार के सवाल में ऑप्शन दिए जाएंगे। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए इसको तो मैं ये बराबर कर दिया, लेकिन इसको साबित करके मैं दिखाऊंगा कि ये आपस में बराबर कैसे होंगे। ठीक है, तो अभी आगे देखिए दोस्तों। अब यहां देखिए चित्र को मैं थोड़ा सा 2 भागों में बांट दिया है। जो एकांतर कोण और संगत कोण को बराबर जो रखा गया है इस तरफ है। अब इसको मैं साबित करके दिखाता हूं। तो देखिए अब यहां पे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6, 7, 8 तक जो दिया गया है, तो देखिए मान लीजिए कि अगर कोण 3 बराबर कोण 5 है और कोण 4 बराबर कोण 6 है, कोण 1 बराबर कोण 5 है, तो ये कैसे यहां पे बराबर होगा देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे 100 डिग्री है, ये कोण 100 डिग्री है, तो यहां कितना डिग्री होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पे अगर 100 डिग्री है तो यहां जाहिर सी बात है कि यहां 80 डिग्री होगा। ठीक है, तो दोस्तों जब यहां से सीधी रेखा जो ये है, तो यहां 180 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम इस रेखा को लेकर के चलते हैं, इस रेखा को मिटा देते हैं, तो इस रेखा को मिटाने के बाद हम देखेंगे कि इस रेखा पर कितना डिग्री बनेगा। तो यहां से यहां तक भी क्या बनेगा, अगर यहां 80 है तो इस रेखा पर भी 180 बनना चाहिए। ठीक है, तो 80 डिग्री यहां है तो 180 यहां भी होगा, सॉरी 100 यहां होगा, 100 डिग्री। तो 80 और 100 180 हो गया यहां। ठीक इसी तरह से अगर इधर से देखें तो 100 यहां है तो यहां 80 होना चाहिए। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब आगे देखते हैं। यहां अगर मान लीजिए यहां 80 है, सॉरी यहां 100 है, अच्छा 100 मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, इसको अभी रहने देता हूं। अभी देखिए 100 डिग्री यहां है, 80 डिग्री यहां, 180 डिग्री हो गया, 80 डिग्री यहां है, 100 डिग्री यहां है, 180 डिग्री हो गया। अब बताइए कि कोण 3 बराबर कोण 5 यानी एकांतर कोण क्या था, कोण 3 बराबर कोण 5 बराबर था। तो जब यहां कोण 3 100 डिग्री है तो निश्चित रूप से क्या होगा, एकांतर की वजह से यहां 100 होगा नहीं होगा। अब बताइए कोण 4 बराबर कोण 6 था, अगर यहां 80 डिग्री है, यहां 80 डिग्री है, तो कोण यहां 6 में क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, यानी एकांतर की वजह से यहां भी
80 डिग्री होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, सरल रेखा पे बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। तो यह निश्चित रूप से 100 और यहाँ 80 हो गया। अब बताइए कि यहाँ पे 80 डिग्री है, अगर हम यहाँ कोण बनाते हैं तो यहाँ क्या होगा? 100 डिग्री निश्चित रूप से होगा। अब यहाँ इस रेखा पर अगर देखते हैं तो 100 यहाँ कर दिए, 180 लाने के लिए 80 डिग्री को देना होगा। तो अब देखिए 80 डिग्री एकांतर कोण आपस में बराबर है, 100 डिग्री आपस में बराबर है। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हुए अगर देखते हैं संगत कोण की वजह से, तो संगत कोण में क्या बोला था कि कोण 1 बराबर कोण 5 होना चाहिए। तो कोण 1 बराबर 100 डिग्री है और कोण 5 बराबर क्या हो रहा है? 100 डिग्री हो रहा है। यानी रेखा के ऊपर ये 100 है तो ये भी रेखा के ऊपर 100 है। एक रेखा के ऊपर 80 डिग्री है तो ये भी रेखा के ऊपर 80 डिग्री है। ये 80 डिग्री नीचे है तो 80 डिग्री नीचे भी है। 100 रेखा के नीचे है तो 100 रेखा के नीचे भी है। तो ये जो है संगत कोण हुए। अच्छा, इसमें और एक कोण जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं या इसको सम्मुख कोण बोलते हैं। तो आमने सामने का जो कोण होता है वो भी आपस में बराबर होता है सम्मुख कोण की वजह से। तो ये देखेंगे कि 80 डिग्री यानी कोण ये क्या है? कोण जो 4 है, 4 कोण 2 के बराबर है, यानी आमने सामने है, यानी सम्मुख कोण है। तो 80 डिग्री यहाँ है तो 80 डिग्री यहाँ भी है। ये सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण एक ही चीज है, दोनों जो है आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए 80 डिग्री के सम्मुख में 80 डिग्री हो रहा है, 100 डिग्री के सम्मुख में 100 डिग्री हो रहा है। आई होप कि अच्छी तरह से आप लोगों को एकांतर कोण, संगत कोण और सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में समझ में आया होगा। अब आगे देखिए एकदम दिलचस्प वाली बातें आगे आपको बताता हूं। अब इसको थोड़ा मिटाता हूं। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। देखिए अब सवाल में आएगा कि जब चारों अंतःकोणों का समद्विभाजक कोण, चारों अंतःकोणों का समद्विभाजक कोण जब आपस में मिलते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? देखिए जैसे एक कह रहा है सवाल कि एक अंतःकोण यहां हो गया, एक अंतःकोण ये हो गया, एक अंतःकोण यहां हो गया। देखिए यहां से जब जैसे इसी में झलका देता हूं, देखिए यहां से समद्विभाजक कोण अगर यहां से एक रेखा इस प्रकार से निकलती है, समद्विभाजक का मतलब कि कोण को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो इस प्रकार से यहां मिलता है। अब इसी प्रकार से इसको भी अगर समद्विभाजक कर देते हैं, यानी इसको भी यहां से मिला देते हैं। थोड़ा सा देखिए ये जो है बनाने में थोड़ा सा ये हो जा रहा है, आप लोग बराबर बनाइएगा। अगर ये इस प्रकार से बनेगा तो ये कोण जो है कितने डिग्री का होगा? तो ये प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होगा। अब देखिए जैसे कहने का मतलब है 100 डिग्री का आधा करेंगे तो निश्चित रूप से 50 होगा, और 80 का आधा करेंगे तो 40 होगा। अब 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितने का होता है? समकोण, यानी 90 डिग्री हो रहा है। तो इसी तरह से सिर्फ इधर भी ये 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, 50 40 90। और ये एक पूछेगा कि चारों अंतःकोणों का समद्विभाजक कोण आपस में जब मिलते हैं तो किस प्रकार का भुज निर्माण करते हैं या किस प्रकार का आकृति बनाते हैं। तो इसमें जो है चारों अगर आपस में मिल जाते हैं तो एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहां सवाल 2 टाइप का होगा कि जब आपस में चारों समद्विभाजक कोण मिलते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनेंगे? तो 90 डिग्री। और अगर आपस में मिल जाते हैं तो आकृति कैसी होगी? तो चतुर्भुज की आकृति होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर एक ही तरफ के सवाल में पूछे कि एक ही तरफ के अंतःकोण आपस में समद्विभाजक करते हैं तो आकृति कौन सी बनेगी और कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखिए एक ही तरफ के कोण कौन सा है? तो यहां एक ही तरफ के ये हो रहा है। अब यहां देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो बताइए
एक त्रिभुज के अंतर कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ 50 डिग्री हुआ और यहाँ 40 डिग्री हुआ, 50 और 40 90, तो निश्चित रूप से यहाँ 90 डिग्री ही होगा, तब ना 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो 180 डिग्री होता है, तो 50 और 40 90 होगा, और 90 निश्चित रूप से यहाँ हम जोड़ेंगे तब ना 90 90 180 होगा। तो यहाँ हो गया, यानी त्रिभुज का निर्माण करेगा और 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। चलिए, आई होप कि आप लोगों को आज का यह ज्यामिति के चैप्टर को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आगे आप लोगों को बारी बारी से अगला जो सर्कल है, चतुर्भुज है, बहुभुज है, उसके बारे में भी बारी बारी से बताएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है तो आप लोगों को पता ही है। तब तक अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।